और हल्का फुल्का समझा भी दिए थे। एक बार इनको वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, समझ लेते हैं, उसके बाद में इनको बना के और फिर अगले भौगोलिक प्रदेश पर चले जाएंगे। पश्चिमी घाट पर्वत के प्रमुख दर्रों में पहला जो दर्रा था, हमने बिल्कुल क्रम में देखा था उत्तर से दक्षिण की ओर। पहला जो दर्रा था, क्या नाम था उसका? पाल घाट। है कहाँ पर ये? महाराष्ट्र में। और बात करें कनेक्टिविटी को, किसको किससे जोड़ता है, पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पर ये है रावी, और सॉरी ताप्ती, और ये पश्चिमी घाट पर्वत बना चुके हो आप लोग, सिर्फ देख लो इसको यहाँ पर ना। यहाँ पर दिल्ली, यहाँ मुंबई, और दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाले दोनों ही प्रकार के मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग, दोनों कौन से दर्रे से होकर गुजरते हैं? पाल घाट। अगर अपन सड़क के हिसाब से बात करें तो फिर बात हो जाती है कौन सा NH, NH 8 या NH 48। नया नाम 48 हो चुका है, तो NH 8 या NH 48 मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 या 48 कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? बालघाट दर्रे से। और दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला रेल मार्ग भी इसी दर्रे से होकर गुजरता है। क्योंकि ये जो बड़े शहर यहाँ पर स्थित है इस पहाड़ के इधर की ओर, अगर इधर से इधर की ओर आना है तो इन दर्रों को पास करना पड़ेगा। और सबसे भाई ये दर्रों में से ही होकर क्योंकि जा रहे, उसका रीज़न है सड़क मार्ग भी और रेल मार्ग भी, क्योंकि ये प्राकृतिक मार्ग है अपने आप में, जहाँ पर तोड़ फोड़ करना तुलनात्मक दृष्टि से बहुत बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, पहले से रास्ता तो बना हुआ है, तो वहाँ से बस एक रूट गुजार देना है। और इसी वजह से क्या है, इस यहाँ से होकर ही रूट निकाला गया है। दूसरा, इसके दक्षिण में चले आते हैं हम, तो बाल घाट के दक्षिण में आ जाता है दूसरा वाला, इसका नाम है थाल घाट। थाल घाट दर्रा भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बात करें थाल घाट दर्रे की, तो यहाँ पर ये तो पड़ जाएगा मुंबई, यहाँ एक शहर पड़ेगा, इसका नाम है नासिक, एक और है यहाँ पर, नाम है नागपुर, और यहाँ पर पड़ेगा कोलकाता। ये दोनों तो महाराष्ट्र में ही पड़ते हैं। क्या हम ये सकते हैं कि एक तो मुंबई से नासिक जाने वाला रूट सड़क और रेल मार्ग दोनों ही, और दूसरा मुंबई से नागपुर होते हुए और कोलकाता जाने वाला सड़क और रेल मार्ग, ये दोनों रास्ते गुजरते हैं कौन से दर्रे से होकर? थाल घाट दर्रे से होकर। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगले दर्रे के बारे में। अगला दर्रा जो थाल घाट के दक्षिण में आ जाएगा, इसका नाम है भोर घाट। भोर घाट दर्रा भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और जो भोर घाट दर्रा है कनेक्टिविटी देता है, एक तो मैंने बताया यहाँ पर आपको महाराष्ट्र में ही पड़ता है, पुणे या पूना, यहाँ पर बेलगांव कर्नाटक, यहाँ पर बंगलुरु, और यहाँ चेन्नई। रूट कौन कौन से निकल के आएंगे, ध्यान दोगे? एक तो मुंबई से पुणे जाने वाला सड़क और रेल मार्ग, और दूसरा मुंबई से बेलगांव बेंगलोर होते हुए चेन्नई जाने वाला सड़क और रेल मार्ग, ये दोनों रास्ते भी कहाँ से गुजरेंगे? भोरघाट दर्रे से होकर गुजरेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद में चौथा आ जाता है थाल घाट। ओह सॉरी, पाल घाट। पाल घाट की बात करेंगे तो ये पड़ता है केरल में, और दो शहर हैं
इधर तो है कोची या कोचीन, पुराना नाम कोचीन था इसका, और यहाँ पर है कोयम्बटूर। ये तमिलनाडु में पड़ता है और ये केरल में पड़ता है। एक विशेषता और मैंने इस दर्रे की बताई थी कि भाई ये दर्रा स्थित है कौन सी पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, और कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम ये दर्रा करता है। और लास्ट में भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा निकल कर आ जाता है यहाँ पर, नाम है इसका सिनकोट। कई जगह सिनकोटा भी लिखा हुआ है, तो सिनकोट या सिनकोटा, ये बेसिकली जोड़ता है किसको, यहाँ पर है त्रिवेंद्रम, यहाँ पर है मदुरई, और रूट जाएगा यहाँ से। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिवेंद्रम से मदुरई होते हुए और चेन्नई जाने वाला सड़क और रेल मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरेगा, सिनकोट से। ये 5 दर्रों का अपन ने उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देख लिया। वापस एक बार सेकंड भर में देख लो। बाल घाट की बात करेंगे तो दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला सड़क और रेल मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है, बाल घाट से। थाल घाट की बात करेंगे, 2 रूट निकल कर आते हैं, एक तो मुंबई से नासिक जाने वाला और एक मुंबई से नागपुर होते हुए कोलकाता जाने वाला सड़क और रेल मार्ग। थाल घाट की बात करेंगे, इसके दक्षिण में आ जाएंगे भोरघाट। भोरघाट 2 रूट जोड़ता है, एक तो मुंबई से पुणे और एक मुंबई से बेलगांव बेंगलोर होते हुए चेन्नई जाने वाला सड़क और रेल मार्ग इस दर्रे से होकर गुजरता है। भोरघाट के दक्षिण में पालघाट, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला सड़क और रेल मार्ग इससे गुजरता है। ये दूसरा पड़ता कहाँ पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और लास्ट में हम आ जाते हैं कहाँ पर, ये सिनकोट या सिनकोटा। तो सिनकोट या सिनकोटा कहाँ पर है, ये पड़ता है यहाँ पर केरल में, और त्रिवेंद्रम को मदुरई होते हुए चेन्नई से जोड़ने का काम कर देता है। ये पूरा सिनेरियो है इसका। तो अपन ने बना तो कर लिया था, जिन्होंने नहीं बनाया है एक बार बना लो इसको, ऐसे बना चुके होंगे सभी लोग। और अब इसको लिख लो, ये हेडिंग आपने डाल लिया था ना कल, पहला वाला दर्रा लिखो, पालघाट महाराष्ट्र, पालघाट महाराष्ट्र। और लिखते जाओ, थोड़ा सा रैपिडली लिखना। दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला सड़क एवं रेल मार्ग, दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला सड़क एवं रेल मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला सड़क एवं रेल मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। ब्रैकेट में स्टेट भी लिखते जाना साथ में। दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला सड़क एवं रेल मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। आ जाओ यहाँ, आ जाओ। अगला लिखोगे थालघाट, ब्रैकेट में लिखो महाराष्ट्र। अब थालघाट से निकलते हैं 2 रूट। कौन कौन से 2 रूट निकलते हैं, पहला वाला लिखोगे मुंबई से नागपुर, मुंबई से नागपुर, सॉरी मुंबई से नासिक, मुंबई से नासिक जाने वाला सड़क एवं रेल मार्ग। अब गुजरता है को हटा दो, वो लिख लिया बस एक बार। मुंबई से नासिक जाने वाला सड़क एवं रेल मार्ग, नासिक का याद रखना, नासिक भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और दूसरा, मुंबई से नागपुर होते हुए कोलकाता जाने वाला सड़क एवं रेल मार्ग, मुंबई से नागपुर होते हुए कोलकाता जाने वाला सड़क एवं रेल मार्ग, मुंबई से नागपुर होते हुए कोलकाता जाने वाला सड़क एवं रेल मार्ग। अच्छा, वायु मार्ग कहाँ से गुजरेगा, ये पूछा जा चुका है मुझसे, तो मैंने तुम लोगों से पूछ लिया। सर ये लिखाना भूल गया, मैंने कहा हाँ भाई ये तो लिखाना भूल गया मैं। मुझे लगता नहीं है कि हवाई जहाज़ आपका यूं किया जाए, उससे आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, आपस में गिर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, वहाँ पर से चले जाओ, क्या ही दिक्कत है। ठीक है। तीसरा, बोरघाट महाराष्ट्र, 2 रूट निकलते हैं। पहला वाला लिखोगे मुंबई से पुणे, पुणे भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, मुंबई से पुणे
जाने वाला सड़क एवं रेल मार्ग, मुंबई से पुणे जाने वाला सड़क एवं रेल मार्ग। और दूसरा, मुंबई से बेलगांव, कर्नाटक, मुंबई से बेलगांव, बंगलुरु बताने की जरूरत नहीं है, कर्नाटक की राजधानी है। मुंबई से बेलगांव, बंगलुरु होते हुए, मुंबई से बेलगांव, बंगलुरु होते हुए चेन्नई जाने वाला सड़क एवं रेल मार्ग। नेक्स्ट, पालघाट, केरल, और इसमें लिखो कोच्चि केरल में पड़ता है। कोच्चि को कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला सड़क एवं रेल मार्ग, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला सड़क एवं रेल मार्ग। कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला सड़क एवं रेल मार्ग। नोट डाल के 4-5 फैक्ट हैं, ज़्यादातर लोगों को संभवतः याद होंगे, या नहीं भी होंगे तो लिख लो, जिनको याद नहीं है वो तो लिख ही लो कम से कम। अरब सागर की रानी, ये किस शहर को कहा जाता है? कोच्चि। क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। वैसे भी अगर आप कभी जाओगे लाइफ में, बहुत खूबसूरत शहर है और कोस्टल सिटी है, तटीय नगर है। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। रीजन क्या है? श्रीलंका का स्ट्रक्चर कैसा है? श्रीलंका खुद ही मोती पर्ल जैसे आकार का है। इसके अलावा जब बात कर रहे हैं हम कोयम्बटूर का, तो पहले लिखोगे भारत का मैनचेस्टर वैसे पड़ता है यूके में, लेकिन फेमस किसके लिए रहा है शुरू से ही, कम से कम 300 साल से ये फेमस रहा है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये पड़ जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, आंसर हो जाएगा इसी प्रकार उत्तर भारत के मैनचेस्टर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा कानपुर। हम बात करेंगे राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे सबको। तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा। और फिर आधुनिक मैनचेस्टर ये हो जाता है भिवाड़ी, जो पड़ता कहाँ पर है? अलवर में। अलवर को नहीं बोलते हैं, बोलते किसको हैं? भिवाड़ी के, पड़ता है अलवर में। उसका तो रीज़न एक्चुअली ये है कि दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में आ गया है अब, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसकी वजह से डेवलपमेंट खासा अच्छा हुआ है अलवर में, वो एक रीज़न है।
लिख लिया? वापस आ जाओ एक बार पीछे वाले पेज पे और अब लिखोगे ये वाला सिनकोट। कई जगह सिनकोट्टा भी लिखा हुआ है, ऐसे सिनकोट सिनकोट्टा एक ही है, केरल। और इसमें लिखोगे त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम से मदुरई, मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है वैसे। त्रिवेंद्रम से मदुरई होते हुए चेन्नई जाने वाला सड़क एवं रेल मार्ग। त्रिवेंद्रम से मदुरई होते हुए चेन्नई जाने वाला सड़क एवं रेल मार्ग। इसी दर्रे से गुजरता है। अगर लिखना चाहो तो बाकी इतना काफ़ी है। चेन्नई जाने वाला सड़क एवं रेल मार्ग। अब इसी पे नोट डाल के और लिख लो सिनकोट के लिए ही। पश्चिमी घाट या दक्षिण भारत, पश्चिमी घाट या दक्षिण भारत का दक्षिणतम दर्रा। भाई हिस्सा तो किसका है? पश्चिमी घाट पर्वत का है। और चाहे दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत, इन सब का दक्षिणतम दर्रा कौन सा हो जाएगा? सिनकोट हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया मूल रूप से क्या, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्या है कैसा है इसका, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, कौन सी पर्वत चोटियां, ये सारा कुछ अपन ने पढ़ लिया है। या तो संभवतः जेरोक्स वगैरह करवा ली है सर ने, संभवतः क्या वो तो करवा ही ली है। तो या तो आप जाते से ले लेना या शायद आपको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। जो मैंने आपको कहा था ना मैं 5-6 पेज दूंगा, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो एक बार आप सर से ही कांटेक्ट कर लेना, वो बता देंगे आप। अब बढ़ जाते हैं अगले भौगोलिक प्रदेश की तरफ। अगला भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? तटीय मैदान। कौन कौन से पढ़ चुके हैं अभी तक हम? हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और अब हम बात कर रहे हैं तटीय मैदान के बारे में। देखो तटीय मैदान जब पढ़ेंगे ना, तो ये भारत का नक्शा अच्छे खासे मात्रा में काम आएगा सब जगह, समझ लो। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो अभी बात करते हैं भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में। फॉर्मेशन का सिंपल सा है, इसलिए सिंपल है। फॉर्मेशन इनकी कैसे हुई है? अपक्षय, दो शब्द बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक तो होता है अपक्षय, में ये शब्द तो जुड़ा हुआ है ही, क्षय, क्षय का मतलब जीर्ण शीर्ण होना, खत्म होना। और एक होता है, ये भी आपने पढ़ा है, अपर्दन पढ़ते हैं ना, मृदा अपर्दन, मिट्टी का कटाव, सामान्य भाषा में बोल देते हैं। ऑफिशियल डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? चट्टानों का किन्हीं कारकों के माध्यम से, वो वायु हो सकती है, वो जल हो सकता है, वो फॉर द टाइम बिंग कालांतर हो सकता है, समय के साथ साथ चीज़ें अपने आप में ही खत्म होने लगती हैं। तो किन्हीं कारणों की वजह से चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना, ये तो कहलाता है अपक्षय। और इन टूटी हुई चट्टानों का किसी भी माध्यम से, अगेन पानी हो सकता है, पानी के माध्यम से जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वायु के माध्यम से जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो किन्हीं माध्यमों की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या कहलाता है? अपर्दन। टूटना फूटना अपक्षय, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करना अपर्दन। और जब ये दोनों ही काम साथ साथ होते चलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं
अनाच्छादन, और अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही भारत के सारे तटीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। मतलब भाई तट कहीं के भी एक बार आप नॉर्मली सोच के देखो, जब हम बीच को इमेजिन करते हैं, मतलब समुद्र तट को इमेजिन करते हैं, तो ज़्यादातर तटों का निर्माण कैसे हुआ? पानी के माध्यम से हुआ है। पानी के माध्यम से आसपास की जो चट्टानें रही या मैदान रहे या पठार रहे, जो भी रहा, उनके अपक्षय और अपर्दन के माध्यम से अर्थात अनाच्छादन के माध्यम से वो टूटते फूटते रहे। आज की डेट में भारत का ये वाला जो कोस्टल रीजन है वो अधिकांश आपको कैसा दिखाई देगा? कोस्टल। इसलिए मैंने दो शब्द लिखा है, तटीय और साथ में कैसे? तटीय मैदान, मैदानी हो गए ये तट, इसलिए इनको नाम ही क्या दे दिया हमने? तटीय मैदान। अब जब हम भारत के तटीय मैदानों की बात करते हैं तो इनको मूल रूप से बांटते हैं दो भागों में। समझते जाना, लिखना लिखाना बाद में चलेगा। एक तो पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान, सिंपल सा मामला है। अब पश्चिमी तटीय मैदानों में भी हम स्टेट के हिसाब से चलेंगे। स्टेट अगर याद है आप लोगों को, आसान हो जाएगी चीज़ें, और इसीलिए पहले नक्शा बताया था। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट पड़ेगा? गुजरात पड़ेगा। ठीक, तो गुजरात में यहाँ कर्क रेखा ऑलमोस्ट राजस्थान के नीचे से होकर गुजरती है, एक ही जिले से होकर गुजरती है, कुछ होकर गुजरती है। गुजरात का अधिकांश तटीय प्रदेश यहाँ पर, ये किस नाम से जाना जाता है? कई किताबों में लिखा हुआ है सौराष्ट्र और कई किताबों में लिखा हुआ है काठियावाड़ तट। अब अगर आपको सौराष्ट्र तट की जगह सौराष्ट्र का मैदान लिखा मिल जाए या काठियावाड़ तट की जगह काठियावाड़ का तटीय मैदान लिखा मिल जाए, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन जो हो गया सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट का, कहाँ से कहाँ तक हो गया? ये बिल्कुल सरक्रीक से लेकर और तापी नदी तक, मतलब गुजरात में। कौन से स्टेट में एक्सपेंशन हुआ इसका? गुजरात में। इससे आगे चलेंगे तो ये रही अपने कौन सी नदी मैंने बताई आपको? तापी या ताप्ती। तापी नदी से लेकर और यहाँ राज्य भी है, शहर भी है। कौन सा? जहाँ जाने की बहुत जोर से अच्छा है। तो तापी के दक्षिण से लेकर और गोवा तक विस्तृत संपूर्ण तटीय प्रदेश, ये किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। देखो, कोंकण रेलवे का विस्तार तो 4 राज्यों में मिलेगा, लेकिन तट का विस्तार कौन कौन से में मिलेगा? आप खुद ही एक बार आइडिया लगाने का प्रयास करो, अगर थोड़ा बहुत भी आपको ये पता है कि स्टेट कहाँ पर है। तापी के दक्षिण से मतलब गुजरात का भी थोड़ा सा हिस्सा आएगा। तो एक तो इसका विस्तार हो गया कहाँ पर? गुजरात में। फिर महाराष्ट्र में भी हो गया, और गोवा तक तो ये आ ही रहा है। गोवा में भी वैसे नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा करके है, तो ये नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट काइंड ऑफ। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शहर के। इसका नाम है मंगलुरु। कई किताबों में लिखा हुआ है मैंगलोर, बेंगलोर नहीं बोल रहा हूँ। बेंगलोर और मंगलोर दोनों ही कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो गोवा से लेकर और मंगलोर तक विस्तृत ये संपूर्ण तटीय प्रदेश, ये 2-3 नामों से जाना जाता है। एक तो है कन्नड़ तट। कन्नड़ कहाँ की लैंग्वेज है? कर्नाटक की। इसको बोला जाता है केनरा तट। कई किताबों में लिखा हुआ है कनारा तट। सिर्फ बोलने का फर्क है, एक ही है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ होना चाहिए दिखाई दे रहा है? गोवा, तो एक तो गोवा में हो गया खुद, और एक हो गया कहाँ पर? कर्नाटक में। 2 स्टेट्स में इसका एक्सपेंशन हो गया। अब जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है ना, इन पश्चिमी तटीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और पश्चिमी क्या, पूरे तटीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है जो मैं अब बता रहा हूँ। यहाँ पर एक जगह पड़ती है, कौन सा पढ़ना चाहिए यहाँ पर? कन्याकुमारी, जो पड़ता है तमिलनाडु में। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्थान यही है, पढ़ा है अपन लोगों ने। तो मंगलुरु से लेकर और कन्याकुमारी तक विस्तृत
संपूर्ण तटीय प्रदेश, ये कहलाता है मालाबार तट। मालाबार तट इम्पोर्टेंट क्यों है, उससे पहले इसकी भी लोकेशन जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में अपना एक्सपेंशन रखता है। तो एक तो कर्नाटक में रखता है, केरल में रखता है और तमिलनाडु में रखता है। 3 स्टेट्स में अपना एक्सपेंशन रखता है, लेकिन इसका 81% मतलब अधिकांश भाग कहाँ पर है इसका, जो है केरल में है। अब समझो ये इम्पोर्टेंट क्यों है मालाबार तट। पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, भाई दक्षिण पश्चिम मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, क्योंकि भारत में इधर से आता है। हर बार मैंने ये बताया कि हवाओं की दिशा वह होती है जिधर से हवाएं आती हैं, तो आ किधर से रही हैं, इधर से आ रही हैं, और इसलिए नाम क्या हो गया मानसून का, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की मुख्य भूमि पर प्रवेश करता है कौन से तट से, मालाबार तट से। तो एक इम्पोर्टेंस तो अपने आप में ये हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा मालाबार तट का, कि भाई मालाबार तट पर एक मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी का नाम है लेटेराइट। अभी लेटेराइट मिट्टी की विशेषता क्या होती है, पूरे भारत में सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है कौन सी खेती के लिए, व्यापारिक फसलों की खेती के लिए। तो फिर बात यह कि व्यापारिक या वाणिज्यिक फसलें क्या होती है। आपने व्यापारिक या वाणिज्यिक फसलें अगर सुनी होंगी बहुत अच्छा, नहीं सुनी होंगी तो ये है, एक ये भी सुनी होगी नकदी फसलें। नकदी फसलें और व्यापारिक फसलें, अंतर क्या है दोनों में, कोई अंतर नहीं है दोनों में, फालतू की बात है। समझो, ऐसी फसलें जिनके उत्पादन का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा का अर्जन करना होता है, क्या करके, व्यापार करके, इसीलिए उनका नाम क्या है, व्यापारिक फसलें। जैसे अब क्योंकि यहाँ पर भी कौन सी लेटेराइट मिट्टी मिल रही है, और लेटेराइट मिट्टी अच्छी मानी जाती है व्यापारिक फसलों के लिए, तो यहाँ पर अगर लेटेराइट मिट्टी मिल रही है तो यहाँ पर भी व्यापारिक फसलें उगाई जाएगी। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, केरल में गर्म मसालों के लिए फेमस है, लौंग, इलायची इत्यादि के लिए, इलायची की तो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ठीक। तो इवन यहाँ पर लौंग की भी पहाड़ियाँ हैं, पर वो ऐसा बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। तो व्यापारिक फसलें वो होती हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए उत्पादित किया जाता है। लेकिन आप पहचान कैसे करोगे, बेचने को तो गेहूं भी बेचा जाता है, सरसों भी बेची जाती है, बेचा तो हर कुछ ही जाता है। आज के टाइम में एक शब्द और समझ लो, देखो इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मतलब ही पता नहीं होता। ये क्या है, ये सीमांत कृषक या सीमांत किसान, फ्रंटियर फार्मर्स। सीमांत किसान भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास ज़मीन कितनी हो, 1 या इससे भी कम ज़मीन हो, तो वो सीमांत किसान कहलाते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन से किसान हैं, सीमांत किसान ही हैं। अब भाई आज के टाइम में ये तो आप एग्री करोगे कि खेती केवल जीवन यापन के लिए तो की नहीं जाती, कि भाई इतना उगा लो जितना खाना है, ज़्यादा बेचने के लिए की जाती है, तो व्यापार के लिए की जाती है। अब सभी फसलें व्यापारिक प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं हो सकती, इसलिए मैंने बोला प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा का अर्जन। पहचान क्या है, ये तो हो गई व्यापारिक फसलें, और जब नकदी फसलें समझ लोगे तो व्यापारिक और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। नकदी फसलें भी व्यापारिक फसलें ही है, लेकिन कैसी, ऐसी व्यापारिक फसलें जिनको उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में। कैसे, जैसे सरसों है, सरसों को भी बेचते ही हो, लेकिन सरसों को बेचने का उद्देश्य, उसको उगाने का उद्देश्य क्या है, तेल, अंतिम रूप से तो तेल ही है। खड़ जो निकलती है वो बाय प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट हो जाता है उसका, लेकिन मूल उत्पाद उसका क्या हुआ, सरसों का तेल, ठीक है। तो क्या घर पे निकाल लेते हो क्या, गन्ना घर पे बनाते हो, चीनी नहीं बनाते हो, गुड़ चीनी सब बड़े बल्क में जो बनाना है तो वो फैक्ट्रियों में जाएगा या मिल में जाएगा। कपास है, कोई भी फसल हो सकती है, सभी प्रकार के तिलहन, सरसों ही क्या, तिलहन का मतलब क्या होता है, ऐसे जो है फसलें जिनको तेल के लिए, तेल निकालने के लिए उगाया जाता है, तो वो तिलहन हो जाते हैं, दलहन में दालें हो जाती है। तो ऐसी फसलें जिनको उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो तो नकदी फसलें हैं,
और ऐसी फसलें जिनको प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए, हम सरसों को विदेशों में भेजते नहीं हैं और नहीं सरसों के तेल को विदेशों में भेजते हैं, इतना जाता ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं तो कहाँ से जाएगा। ठीक है, तो नकदी फसलें ऐसी व्यापारिक फसलें जिनको उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, नकदी फसलें हैं, और जो प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए, जैसे गरम मसाले, पूरी दुनिया में फेमस है केरल के गरम मसाले, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना था, वास्को डी गामा, अजीब सा नाम है, मतलब अपने लिए, उनके लिए तो कॉमन नहीं है। कहाँ से आया था, कहाँ से आया था? अमेरिका की तो खोज नहीं हुई थी उस टाइम, अफ्रीका से भी नहीं आया। अब लब पे चलेंगे, अब पता नहीं कहाँ से आएगा, मैं जानना चाहता हूँ कहाँ कहाँ से आया था वो, कहाँ से? हाँ 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 बोलो उससे। पुर्तगाल। और कोई ऑप्शन? दो चार देशों का नाम तो और ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मैं खुद ही आके से भटका रहा हूँ तो भटक जाओ। और कौन सा देश हो सकता है? मतलब ऐसा लग रहा हो बहुत दिनों से फ्रांस नहीं बोला है, फ्रांस बोल के देख लेते हैं। पुर्तगाल से ही आया था, पुर्तगाली नाविक था, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय पुर्तगीज़ को ही जाता है। तो अपन पुर्तगाल बोल देते हैं, इंग्लिश में पोर्तुगल बोल देते हैं इसको। पुर्तगाल से एक नाविक आया था, वास्को डी गामा। कब आया और तुमको ये पता नहीं था, ये क्लेम मत करना कि पता था, क्योंकि तुमको वास्को डी गामा तक का पता नहीं है सबको, और ये भी पता नहीं कहाँ से आया, तो कब आया ये कैसे मान लूँ मैं कि ये पता होगा। अब तो कह दोगे नहीं नहीं ये वाला तो पता था, हम उसको नाम नहीं जानते, लेकिन कब पैदा हुआ ये, जब पहले व्यक्ति को तो जान लो। तो 1498 में भारत आया, भारत आया था, तो भारत में इसने, आपको पता है ऐसा कहा जाता है कि लगभग 58 से 60 जहाज लेकर भारत आया था ये। और जब भारत से गया था तो भारत से क्या चीज़ें भर के लेके गया था? मसाले, मतलब गरम मसाले। ठीक है, तो पूरी दुनिया को अगर गरम मसालों का स्वाद किसी देश ने दिया है तो वो भारत है। मतलब बेसिकली हम शुरू से ही चटोरे हैं, एक तो ये बात क्लियर हो जाती है इससे कि होना चाहिए, उसमें क्या बुरी बात है, मतलब ना। मैंने एक बार, जापानीज डिश है, आप लोगों ने नाम सुनी होगी, सुशी। सुशी नाम है उसका, वो वेज में भी आती है नॉन वेज में, तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ नहीं, वेज ही लेता हूँ। वो पहली और अंतिम बार खाई मैंने, क्योंकि भाई कुछ तो डाल दे इसमें, नमक मिर्च कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही चबाए जा रहा हूँ, मुंह में ही घूम रही है वो, अंदर भी नहीं जा रही। क्या है ये, उसको खाना भी वो उनके चॉपस्टिक्स वगैरह वैसे होती है, उनसे खाना पड़ता है। चम्मच से उठाऊँ वो गिर जाए, फिर उठाऊँ फिर गिर जाए। मैंने कहा आधे घंटे से दूसरी चम्मच जा रही है मुँह में, समझ में नहीं आ रहा है ये कब तक खत्म होगी। मैंने कहा भाई साहब बहुत अच्छा था, दोबारा मत लाना, गोली मार दूंगा मैं। ठीक है, बेकार, कोई मतलब नहीं है। इंडियन क्विजीन बेस्ट है वर्ल्ड में। और ये तो अभी हमने G20 में विदेशियों को भी जलेबी और समोसे खिला के साबित कर दिया, ये बढ़िया, और हाथों से ही खा रहे थे, यूं यूं करके और खा रहे थे, बढ़िया कि नहीं। ये सारा मामला ठीक है, चम्मचों को हटाओ एक साइड, कोई लेना देना नहीं। बाप दादा तो अपने हाथों से खाते खाते मर गए, और अपन नए नए अंग्रेज आए सारे के सारे चम्मच से खाएंगे और कांटों से खाएंगे। हाँ, क्या साबित कर दिया? तो ये वाला मामला यहाँ पर पाई जाती है लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा की जब बात करते हैं तो यहाँ व्यापारिक फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, और इस पूरे कोस्टल रीजन पे पाई जा रही है। मतलब इसी वजह से यहाँ पर क्या उगाए जाते हैं? मसाले, गरम मसाले, और गरम मसाले व्यापारिक फसलों में आते हैं, पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं, इवन पूरे भारत में भी उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया दोनों ही अच्छी खासी मात्रा में जाते हैं। अब क्योंकि ये जाते हैं, इसीलिए केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का घर, मसालों का राज्य, मसालों का उद्यान, बगीचा, जो बोल दो, ये वाला रीजन समझ में आ गया क्यों उगते हैं यहाँ पर? इसलिए। तीसरा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मालाबार तट। देखो यहाँ पर वो तो थी मिट्टी लेटेराइट, और अब बोल रहा हूं मैं मोनोजाइट, ये है रेत। और मोनोजाइट रेत में एक विशेष प्रकार का आणविक या परमाणविक खनिज पाया जाता है, नाम सब लोगों ने सुना है, ऐसा मुझे लगता है कई बार, ऐसा होता नहीं है, नहीं सुना है। थोरियम। देखो आज परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में क्या यूज़ किया जाता है? भाई फ्यूल, गाड़ी चलती है पेट्रोल से, पेट्रोल फ्यूल का ही तो काम कर रहा है, ईंधन का काम कर रहा है।
तो परमाणु भट्टियां जैसे हमारे एटॉमिक पावर प्लांट है, एक राजस्थान में भी है, रावतभाटा में, आपने नाम सुना है। तो उसमें ईंधन के रूप में क्या डाला जाएगा? ईंधन के रूप में डाला जाता है अभी तो ये, लेकिन यूरेनियम क्या है? खनिज है, और खनिज है मतलब कभी तो समाप्त होगा, कमी भी आएगी। जैसे भाई ये भी तो बोला जाता है ना कि आने वाले 50 साल में पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने गौर किया होगा तो सरकार ने अभी ही डीजल गाड़ियां ऑलमोस्ट बंद कर दी हैं चलाना, मतलब नई गाड़ी कोई लॉन्च नहीं हो रही है। जो गाड़ियां आ रही है, जैसे मारुति ने तो प्रोडक्ट ही बनाना बंद कर दिया डीजल। सरकार पेट्रोल को कीमतों को इतना तेजी से नहीं बढ़ा रही जितना तेजी से किसकी कीमतें बढ़ा रही है? डीजल की। उसका रीज़न है कि डीजल वाला जो व्यक्ति है वो अपने आप को शिफ्ट कर जाए कहाँ पर? पेट्रोल पे। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन आ गए, अब तो सीएनजी, इवन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चलने लगे हैं अब तो। उसका रीज़न ये है, अब जैसे वो फ्यूल है ऐसे यूरेनियम भी फ्यूल है, और क्योंकि ये खनिज है प्राकृतिक तो समाप्त होगा, तो इसकी जगह लेगा कौन? थोरियम। और इसीलिए इसका एक नाम भी है, इसे बोला जाता है भविष्य का परमाणु ईंधन। किसको? थोरियम को। कि भाई यूरेनियम जब खत्म हो जाएगा तो परमाणु भट्टियों में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में क्या काम आएगा? थोरियम। और ये जो मोनोजाइट रेत है ना, इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है थोरियम। अच्छा, एक और चीज़ जो भारत के फेवर में जाती है, अभी तक तो कम से कम जाती है, कल को हो सकता है ये डेटा बदल जाए, पर आज तक विश्व के सबसे बड़े थोरियम के ज्ञात भंडार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उत्खनन हो रहा है, जैसे अपन ने कल क्या पढ़ा था भाई? जैसे अपन ने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा खनिज का भंडारण कहाँ पर है? झारखंड में, लेकिन उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ पर पूरे भारत में सबसे, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो थोरियम के भंडारण पाया गया है वो कहाँ पर पाया गया है? भारत में। लेकिन उत्खनन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रहा है भारत में, अभी तक तो नहीं हो रहा है, पर आवश्यकता पड़ेगी तो उत्खनन भी होगा, हमारे पास है भी। तो ये वाला मामला है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है भविष्य का परमाणु ईंधन, जो पाया जाता है मोनोजाइट रेत में भी। और ये रेत पाई जाती है कहाँ पर? मालाबार तट पर। ये इंपॉर्टेंस हो गया। और एक और इम्पोर्टेंस क्या है इसी तट का, अब इसी से अंदाज़ा लगा लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। दो तीन चीज़ें तो बता चुका हूँ। एक है लैगून, ये होती क्या है या होता क्या है? पहले तो ये पता लगा लो कि मेल है फीमेल है, होता क्या है कि होती क्या है, जो भी है, पर बताओ क्या होती है? झील। ठीक। और कौन सी झील? खारे पानी की। क्या राजस्थान में कोई लगून झील है? सांबर झील का नाम सुना है? सबने सुना है, मतलब क्या ही पूछ रहा हूँ। हो सकता है ये भी मैं गलत फहमी में हूँ, सांबर का नाम ही नहीं सुना, तो डूब के ही मर जाओ फिर, तो मत ही पढ़ो, मतलब क्या ही पढ़ रहे हो फिर। सांबर राजस्थान में ही है अपने। तो ये खारे पानी की झील, लेकिन सांबर झील क्या नहीं है? लैगून झील नहीं है। तो लैगून की परिभाषा ही उसकी एक्सप्लेनेशन है अपने आप में। और एक्सप्लेनेशन क्या है अभी सेकंड में समझ जाओगे। दो कंडीशन फुलफिल कर दे, एक तो कहाँ होनी चाहिए? ये आधी परिभाषा, और ये हो गई परिभाषा पूरी। समुद्र के किनारे स्थित खारे पानी की झील इसलिए नहीं है कौन सी? सांबर झील, लैगून झील, क्योंकि खारे पानी की तो है पर आसपास में कोई समुद्र नहीं जिसमें डूब के मर जाए अपन। तो ये वाला मामला है। अब आपने एक झील का नाम सुना होगा यहाँ पर, इसका नाम है चिल्का। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और उड़ीसा में है और समुद्र के ऑलमोस्ट किनारे स्थित है। इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ होगा ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। टाइम में पीछे जाके तो देखा नहीं, ऐसे हुआ होगा कि कभी समुद्र बड़ा आगे, ठीक है, कभी सुनामी वगैरह आई। सुनामी तो हमेशा से आती रही है, हम तो नाम अब दिया हमने सुनामी को, सुनामी, ठीक है। तो यहाँ पर आई, यहाँ पर पहले मृदा अपरदन की वजह से कोई बड़ा गड्ढा रहा होगा, जब पानी पीछे हटा तो इसमें भरा रह गया और अपर्दन अनाच्छादन होता रहा, इसमें पानी भरता रहा। बरसाती पानी भी भर जाता है, नमक समुद्री पानी में होता ही है। तो आज तक ये पानी भरा हुआ है और इसी वजह से इस झील का निर्माण हो जाता है। कौन सी का? लैगून झील का। अब लैगून झीलों को दक्षिण भारत में क्या बोला जाता है? कयाल बोला जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हिंदी में ये प्रश्न आ गया
और स्टूडेंट पहचानता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि लैगून तो हिंदी नाम है नहीं। ये बोल रहे हैं साउथ में, हिंदी में अजीब सा ही नाम है ये। कौन सी झीलें? अनूप झीलें। अब ये तो कभी मैंने खुद ने नहीं पढ़ा था जब तक क्वेश्चन नहीं आया था। तो अनूप झीलें, कयाल झीलें या लैगून क्या है? समुद्र के किनारे स्थित खारे पानी की झीलें। सबसे बड़ी लैगून तो यहाँ पर है, लेकिन छोटी 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 बहुत सारी झीलें, बेनामी झीलें ये खूब। वो कहाँ पर है? केरल के मालाबार तट पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये वाला मामला है। ये चारों चीज़ें समझ में आ गई। क्या क्या बताया मैंने? एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है कहाँ से? मालाबार तट से। दूसरा, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। तीसरा, कौन सी रेत पाई जाती है? मोनोजाइट रेत। और चौथा ये है कि यहाँ पर क्या होता है? लैगून झीलें पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंस हो गया। और ये पूरा का पूरा क्या हुआ? पश्चिमी तटीय प्रदेश। अब हम बात कर लेते हैं इधर से पूर्वी तटीय प्रदेश की। तो भाई पूर्वी तटीय प्रदेशों में हम एक चीज समझ जाते हैं यहाँ पर कि हुगली नदी पश्चिम बंगाल से बहती हुई कोलकाता में बहती हुई और अपना पानी यहाँ पर गिरा देती है। और यहाँ से ही भारत के तटीय प्रदेश शुरू भी हो जाते हैं यहाँ से। और यहाँ से जो शुरू हो जाएगा हुगली से लेकर, ये हो जाएगी यहाँ पर नदी हुगली। तो हुगली से लेकर और यहाँ पर एक नदी है, इसका नाम आप लोगों ने सुन रखा है, गोदावरी। समझने समझाने वाली बात ये है भाई साहब कि यहाँ हुगली से लेकर और गोदावरी के बीच का पूरा जो तटीय प्रदेश है, पूर्वी तटीय प्रदेशों में बात कर रहे हैं हम, इसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार का मैदान या तट, जो भी बोल दो। अब अगर ये गोदावरी तक आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने स्टेट्स में होना चाहिए? लॉजिकली सोचो। हुगली का मतलब तो हो गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। बीच में यहाँ पर ये बन रखी है, मतलब उड़ीसा भी आ गया। तो और गोदावरी आंध्र प्रदेश में बहती हुई कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ये 3 स्टेट्स में एक्सपेंशन हो गया किसका? उत्तरी सरकार के तट का। अब समझ लो एक छोटा सा ही पार्ट है इसका, उत्तरी सरकार के तट का ही छोटा सा पार्ट। मान लो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उत्तरी सरकार के मैदान का वह भाग जो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत है, अलग से कोई वो नहीं है, बस इसमें इसका एक हिस्सा है। उत्तरी सरकार के मैदान का वह भाग जो उड़ीसा के अंतर्गत आता है, क्या कहलाता है? उत्कल तट के नाम से। उत्कल वैसे याद कर लो ना, उड़ीसा का प्राचीन नाम था। हम राष्ट्रगान बोलते हैं, बंग हिमाचल उत्कल बंगा, वैसा करके है ना। तो उत्कल मतलब उड़ीसा। तो ये तो अपने आप में कहाँ पर पड़ जाएगा? ओडिशा का कोस्टल एरिया ही क्या कहलाता है? मूल रूप से ये समझ लो उत्कल तट है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, यहाँ पर एक और रिवर आएगी, इसका नाम है कृष्णा। गोदावरी से लेकर कृष्णा के बीच का पूरा ये डेल्टाई प्रदेश। मैंने वैसे भी कल एक बात बोली थी कि यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ज़्यादातर नदियाँ क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हैं। तो इनके बीच का क्षेत्र भी डेल्टा ही होगा। तो इनके बीच का ये डेल्टा क्षेत्र, ये किस नाम से जाना जाएगा? ये कलर हिंदी का ये है, ये नाम पढ़ा पढ़ा लगता है थोड़ा, चलो मैं याद दिलाता हूँ। और च्यवनप्राश खाया करो, अच्छा रहता है। गोदावरी आंध्र प्रदेश और कृष्णा आंध्र प्रदेश। तो ये पूरा पालकोंडा तट भी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। और यहाँ कृष्णा के दक्षिण से लेकर और कहाँ तक का? कन्याकुमारी तक का पूरा ये कोस्टल रीजन। ये भी बहुत, इधर ये इंपॉर्टेंट है, इधर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट की पहली विशेषता तो ये समझ लो, इसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा, लगभग 12 से 13% हिस्सा तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और बाकी का सारा हिस्सा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। बेसिकली तमिलनाडु के जो तटीय प्रदेश है उसी को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो कोरोमंडल तट, पहला बात एक्सपेंशन इसका कहाँ पर हो गया? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। विशेषता क्या है? जब हमने मानसून पढ़ा था तो मैंने कहा था मानसून वापस भी लौटता है। और जब वापस लौटता है तो यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ना, कौन सा? मेघालय की पहाड़ियाँ और
पूर्वोत्तर भारत से जब लौटना शुरू करता है तो पहाड़ों के आपसी घर्षण की वजह से बहुत हल्की सी गर्म हो जाती है हवाएं। गर्म हो जाएंगी तो क्या करेंगी, पानी उठाएगी। पानी उठाने के लिए ये वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा है, ये बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से पानी उठाता हुआ तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करता हुआ लौट जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि प्रत्यावर्तित या लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य पूछ लेगा तमिलनाडु, और एकमात्र तटीय प्रदेश पूछ लेगा तो कौन सा, क्योंकि तमिलनाडु के तटीय प्रदेश को ही तो क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तक। तो ये पश्चिमी तटीय प्रदेश हो गए और ये पूर्वी तटीय प्रदेश हो गए, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी तटीय प्रदेश हो गए। क्लियर। तो पहले एक बार ये तामझाम पूरा उतार लो, उसके बाद में लिख लेंगे। पानी की बोतल होगी ना, देना ये पानी की बोतल, कोई बात नहीं। जब फॉरेस्ट गार्ड का दिया था किसी ने एग्ज़ाम, फिजिकल, रिजल्ट आया कल। अरे फॉरेस्ट गार्ड क्यों बनोगे भाई, तुम कलेक्टर बनोगे सारे डायरेक्ट ही। कोई सा पेपर ऐसा नहीं है अपने राजस्थान का तो कम से कम जो लीक होता नहीं है। बात ये कितने में बिक रहा है। चोर कब चोर, जब पकड़ा जाए, नहीं तो उससे बड़ा साहूकार नहीं धरती पे कोई, जब तक नहीं पकड़ा जा रहा है जब तक। पर फिर भी बात वही है घूम फिर के कि भाई आटे में नमक बराबर जितना चलता है। अब ऐसा नहीं होता कि 5,000 भर्तियाँ आई तो 4,000 बिक गई, वो नहीं होता। तो वो तर्क, और फिर जो चीज़ अपनी क्षमताओं के बाहर है अपन खरीद नहीं सकते, और खरीदना भी नहीं चाहिए। खैर चाहिए तो एथिक्स वाली बात हो जाती है, सिद्धांतों वाली बात, वो तो आजकल सब लोग घर पे रख के आते हैं। उससे तो मतलब नहीं क्या नहीं करना चाहिए। आज तो आदमी ये जानता है कि भाई मेरी बस की होती तो मैं भी खरीद लेता नौकरी, पर बस की तो हो। अब किडनी भी दो ही होती है आदमी की। और महंगाई का आलम देखो आप। पहले 10-12 लाख रुपए में, यूँ कहते हैं कि 10-12 लाख रुपए में सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तक के मास्टरों के लिए घूसखोरी वाला मामला, कि भाई पेपर में पास करा दें। अब महंगाई वहाँ भी बढ़ रही है। उन्होंने पूरा मेनू कार्ड बनाया हुआ है, कौन सी परीक्षा है, लेवल फर्स्ट पे जाओगे तो कितने पैसे लगेंगे, लेवल सेकंड पे कितना, पता नहीं लगे नहीं तो यूँ कह दे जीएसटी एक्स्ट्रा है इसमें 18%, वो भी जोड़ दो तुम। बड़ा लीगल काम कर रहे हो। अब तो बताते हैं कि सेकंड ग्रेड टीचर के लिए 25 लाख 30 लाख रुपए की डिमांड करते, बताए एक गैंग, खुफिया गैंग वाले, पता नहीं क्या होते हैं। जितने फोकस तुम लोग उतारते हुए होते हो ना बोर्ड पे, मैं जो बात बोल रहा हूँ ना उसको सुनना भाई, भगवान कसम। उतने फोकस पढ़ते टाइम हो जाओ ना तो किसी के बाप में दम नहीं जो तुम्हारी नौकरी रोक ले। अभी तुम मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन खास नहीं सुन रहे हो। अभी ध्यान बस एक जगह है कि तू बोलता रहे, हम सुन रहे हैं, लेकिन उतारना प्राथमिकता है हमारी। तो बोल। ये वो टाइम है जब भगवान आके यूं कहे ना कि बस मांगो वरदान, कि रुक जाओ 2 मिनट उतार लेने दो फिर मांगूंगा। अरे कि नौकरी दे, अरे रुक जाओ यार पहले उतार लेने दो, नौकरी वोकरी बाद की बात, पहले उतार लेने दो। स्टूडेंट को पता नहीं उतारने का बड़ा चाव रहता है कि बस एक बार मास्टर कह दे गो, फिर ऐसा गो होगा वो रुकेगा नहीं फिर किसी।
हाँ भाई जल्दी उतारो। अरे ये तो पता है ना क्या पढ़ रहे हैं अपन, कि सिर्फ पढ़ रहे हैं अपन निस्वार्थ भाव से, कुछ पढ़ा दो। क्या पढ़ रहे हैं अपन? ओके। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हम पढ़ रहे हैं भौगोलिक प्रदेश, उसमें चौथा भाग है ये। पहले 3 पढ़ चुके हैं, चौथा कंटिन्यू है। हाँ भाई बन गया। उतारो भाई लोग जल्दी। हम्म। चाइना। चाइना। अभी गया था सुबह। ध्यान दो। तो अब ये समझ तो लिया। पहले 2-3 फैक्ट लिखेंगे, जैसे एक मैंने बताया अपक्षय, एक मैंने लिखा अपर्दन, एक लिखा अनाच्छादन। बात समझ में आ चुकी है? अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना, क्षय होना अपक्षय। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपर्दन। और जब दोनों क्रियाएं साथ में चले तो क्या कहलाता है? अनाच्छादन। अनाच्छादन की वजह से किसका निर्माण हुआ है? तटीय प्रदेशों का निर्माण हुआ है। भारत के तटीय प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला है पश्चिमी तटीय प्रदेश और दूसरा है पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, ये वाला मामला। फिर पश्चिमी तटीय प्रदेशों को इन भागों में बांट लिया और पूर्वी तटीय प्रदेशों को ये इधर वाले भागों में बांट लिया। अब इसी के बिहाफ पर हम लिखना शुरू कर देते हैं। पहली टर्म जो लिखोगे वो लिखोगे यहां पर अपक्षय, और लिखते जाओ साथ ही में चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना, जीर्ण शीर्ण होना। ये तो हो गया अपक्षय। बात कर लें अपर्दन। अपर्दन क्या होगा भाई साहब? अपर्दन होगा टूटी हुई चट्टानों का किसी भी माध्यम। अब किसी भी माध्यम में क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जल है, वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और तीसरा हो जाता है यहाँ पर अनाच्छादन। अनाच्छादन की बात कर लें तो अनाच्छादन क्या है? इन शॉर्ट लिख लो, ये ही है अपक्षय प्लस
अपर्दन। और भले इसको ऐसे ना समझ पाओ तो थोड़ी सी परिभाषा लिख लो। अभी लिख लिया? लिखोगे? भारत के तटीय प्रदेशों का निर्माण, भारत के तटीय प्रदेशों का निर्माण, भारत के तटीय प्रदेशों का निर्माण अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। भारत के तटीय प्रदेशों का निर्माण अनाच्छादन, ये अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। भारत के तटीय प्रदेशों का निर्माण अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। कंटिन्यू करो। इन तटीय प्रदेशों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इन तटीय प्रदेशों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एंड अगेन, पहले नंबर पर लिखोगे क्या? पश्चिमी तटीय प्रदेश। और जब पश्चिमी तटीय प्रदेश लिख रहे हैं तो यहीं पर इनके डिवाइडेशन भी लिख लेते हैं, फिर दूसरे नंबर पर आगे लिख लेंगे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है उसको। इसमें पहला कौन सा हो जाएगा? सौराष्ट्र ऑब्लिक काठियावाड़ तट। देखो, अगर आपसे पूरे पश्चिमी तटीय प्रदेश का एक्सपेंशन पूछ ले तो अब आप कर सकते हो, मैप में देखकर ही कर सकते हो। मैप में देखकर कैसे कर दोगे कि भाई यहाँ सरक्रीक से लेकर और कन्याकुमारी तक का हिस्सा, तो वो चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि पश्चिमी तटीय प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा। सरक्रीक से कन्याकुमारी और इधर हुगली से कन्याकुमारी, ठीक है? तो इतना सा खुद भी अंडरस्टूड रखना इस चीज़ को। विस्तार की बात करेंगे, केवल एक राज्य में है, गुजरात। और यहाँ पर लिखेंगे सरक्रीक, क्योंकि सरक्रीक को हम हमारा क्लेम करते हैं। हालांकि याद रखना, मैंने पहले बोला है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एरिया ऐसा है जो पाकिस्तान अपने में क्लेम करता है और हम हमारे में क्लेम करते हैं, पर हम हमारे में ही करेंगे, ठीक है? सरक्रीक से लेकर तापी नदी तक संपूर्ण तटीय प्रदेश। दूसरा कौन सा है? कोंकण तट। कोंकण तट के विस्तार की बात करते हैं तो पहले स्टेट ही लिखेंगे, कौन कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा।
गोवा तक विस्तृत। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पश्चिमी राजस्थान से आता हो? ये दिक्कत है, पश्चिमी राजस्थान कौन सा मानूं? ये खुद से पूछ रहे हैं। मैं कहाँ से हूँ पता ही नहीं लग पा रहा है खुद को आदमी। पश्चिमी राजस्थान का मतलब क्या पूछ रहा है ये? आप जैसलमेर से हो? जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान से। कोई ऐसा है जो उत्तरी राजस्थान से आता है? और फिर वही कड़े किसको मानूं उत्तरी राजस्थान में? आप लोग राजस्थान के किस भाग से आते हो? जिले का नाम मत बताना। जिले का नाम मत बताना। मैंने तो बोला कि जिले का नाम मत बताना। मध्यवर्ती राजस्थान तो नहीं। मध्यवर्ती राजस्थान तो अजमेर, नागौर इत्यादि। भगवान भला करे तुम्हारा। ठीक है 10 करना। उतार लिया भाई? लिख लिया ना सबने? नेक्स्ट। और ये डी वाला इंपॉर्टेंट है, लिख भी ठीक से लेना और समझ। मैंने 2-3 बार समझा दिया, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो पूछ लेना। अगला है मालाबार तट। सबसे पहले इसका भी लिखेंगे विस्तार। विस्तार में स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे? कर्नाटक, केरल, सीक्वेंस में ही चलेंगे ताकि याद रहे। और तमिलनाडु। ठीक। इसके बाद मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक।
तेजपत्ता जानते हो ना क्या होता है? नहीं जानते हो तो भी होता है। और दालचीनी, दालचीनी पेड़ की छाल होती है, मीठी मीठी सी लगती है। हमें लिख लिया ये सारा कुछ, किस में लिख रहे हैं अपन? मालाबार तट में। तो अभी तो केवल एक स्पेशलिटी लिखी है। कोई शब्द ना समझ में आ रहा हो देना। अबे डन। दूसरी विशेषता लिखोगे मालाबार तट में। मालाबार तट पर मोनोजाइट रेत पाई जाती है, जिसमें कोरियम नामक परमाणविक खनिज पाया जाता है। जिसे भविष्य का परमाणु ईंधन कहा जाता है। अगली विशेषता दक्षिण पश्चिम ऑब्लिक ग्रीष्मकालीन ऑब्लिक भारतीय
मुख्य मानसून केरल के मालाबार तट से ही भारत की मुख्य भूमि पर प्रवेश करता है। अगली विशेषता से कहा जाता है देखो एक इंटरेस्टिंग को बताता हूँ आप लोगों को। रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1000। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। राजस्थान, भारत, वर्ल्ड कुछ। रेडक्लिफ रेखा की लंबाई बताओ बताओ। सोचा था मैं तुम्हें दिखाऊंगा जादू, तुम लोगों ने दिखा दिया मुझे जादू। जिन्होंने बोला उन्होंने 1070। बहुत सारे मन में ही बोल रहे थे 1070, इतना जोर से बोल रहे थे कि बाहर तक आवाज़ आ रही थी मन में। और मैंने तो राजस्थान बोला ही नहीं। तो तुम लोग भी राजस्थान से बाहर आ ही नहीं पा रहे हो। राजस्थान ही रट के आ रखा है। थोड़ा सा ध्यान रखो, जब तक राजस्थान में राजस्थान ना लिख दे तब तक राजस्थान को राजस्थान नहीं मानना है। वही मानो किसी भी जगह, किसी भी स्टेट, किसी भी वस्तु को जो एग्जामिनर मनवाना चाहता है। जैसे जब हम राजस्थान पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा आकृति के आधार पर विभिन्न जिलों के नाम आते हैं। बतख के जैसे आकृति,
घोड़े के नाल के समान आकृति फलाना ढिमका। मेरे को आज तक पतंग नहीं दिखी टोंक में, पर मैंने बहुत ज़ोर से पतंग मान रखी है। भाई ऐसी पतंग नहीं देखी मैंने ज़िंदगी में, क्योंकि एग्जामिनर वही देखना चाहता है। मैं भी ये मानता हूँ। मैंने को आज तक पाले में चिड़िया नहीं दिखी, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि पाले से खूबसूरत चिड़िया धरती पे ही नहीं। क्या फ़र्क पड़ रहा है, नंबर तो वही दे रहा है। वही मानो तो वो मनवाना चाहता है। उतार लिया भाई। तो ये सारा तो हो गया क्या, पश्चिमी तटीय। अब दूसरे नंबर पे 2 नंबर ही डाल के लिखेंगे। यहाँ तो ABCD लिखा था, अब लिखो 2 नंबर पे पूर्वी तटीय प्रदेश। 33-10, 33-25 दोनों ही सही है। पूर्वी अब पूर्वी तटीय प्रदेशों को भी हम उत्तर से दक्षिण की ओर सब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी ABCD के क्रम में लिख लो। सबसे पहले लिखो उत्तरी सरकार का मैदान ऑब्लिक तट। बात कर लेते हैं विस्तार की। तो कौन कौन से राज्यों में है? पश्चिम बंगाल, फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। एक और लिखना है, इसके बाद लिख डालो इसे जल्दी।
देखो, एक बात मैंने बार बार बोली है तो वापस दोहरा देता हूँ। जो भी लिख रहे हो ना, उसके लिए इंश्योर करते चलना कि समझ में आ गया है, उसके बाद में लिखा है। मतलब समझ के लिखना है, लिख के नहीं समझना है। एक बार समझ में आ जाने के बाद में ही उसको लिखने का मतलब बनता है, वरना अगेन जो बात मैं पहले बोल चुका हूँ वापस दोहरा दूँ, सिर्फ लिखना कोई मतलब नहीं बना था। फिर पूरी कॉपी, कोई भी किताब उठा लो, उतार डालो, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मतलब नहीं है। पहले समझो, तय करो, समझ में आ गया है, तभी उसको लिखो। तब तो वो लिखना भी रिवीजन है। तो समझ लिया तो अब लिख के रिवीजन कर रहे हैं, वो वाली बात है। उतार लिया, लास्ट लिख लो इसमें। एक जैसे कोई मेजर टॉपिक हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट भी लेना शुरू करेंगे। अभी तो क्या है कि बिल्कुल अपन ने कम ही पढ़ा है। टेस्ट तो रेगुलर चलेंगे। मतलब ये जैसे एक कोई टॉपिक, अगर बड़ा टॉपिक तो एक टॉपिक, और अगर छोटे टॉपिक है तो दो तीन टॉपिक को मिलाकर टेस्ट अपन लेते चलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं। आपको पहले भी एक टॉपिक का टेस्ट हुआ होगा आप लोगों का, शायद से अक्षांश देशांतर वाला था ना। तो उससे क्या है कि लैंग्वेज भी मिलती रहेगी, आपको खुद को भी लैंग्वेज मिल जाएगी कि भाई क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, दोनों ही चीज़ें। और साथ में ये भी पता लगता रहेगा कितना याद है। तो पढ़ते रहना साथ में। अब जैसे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हो जाएगा तो फिर इसका टेस्ट ले लेंगे पूरा का पूरा। और भी कोई जैसे छोटा टॉपिक है, रिवर्स वाला है, फिर उसका टेस्ट ले लेंगे। मेजर टॉपिक जो है, एक अपने राजस्थान में एक बात को अच्छी तरह याद रखना भाई, खनिज वाला और उद्योग वाला, दो टॉपिक ऐसे हैं जो समझना थोड़ा है, रटना ज़्यादा है। क्लियरली बोल रहा हूँ भाई, पूरे देश में सबसे ज़्यादा माइंस खाने कहाँ पर है? राजस्थान में इतनी है। तुमने तो मेरी बस की बात, मेरी तो नहीं है, तुम्हारी होगी तो होगी, मैं 44,000 खानों के नाम याद करवा दूँ। ठीक है, हर एक खनिज के दो दो पाँच पाँच उत्पादन क्षेत्रों के नाम, और घूम फिर के वही आता है। अगर आपने वो 5 5 7 7 नाम याद कर लिए तो डिफ्रेंशिएट कर लोगे। एग्जामिनर भी बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाता है। दूसरा, हमको मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूरे के पूरे हमें कवर करने होते भी नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, वो हो भी नहीं पाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि जितना मैं बता दूंगा ना, जो पहले दिन बोला था वही आज बोल रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा दूँ मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नॉलेज की बात अलग है, इतना पढ़ा दूँ, भरोसा करना। कोई सी भी एग्ज़ाम हो,
ग्रेड हो और उससे छोटी एग्ज़ाम हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे इतना भरोसा है नेट जा रहा पढ़ा सकता हूँ तो तुम लोगों को तो पढ़ा ही दूंगा, वो कोई बात नहीं है। बस कोई भी टीचर से, मेरी बात नहीं, कोई भी टीचर से पढ़ो ना तो बिलीव रख के पढ़ो टीचर पे। ऐसे पढ़ोगे बिना बिलीव के, वो मामला गड़बड़ है। तो 4 जगह से और पढ़ रहे हो, एक ही सब्जेक्ट के 150 क्या 1500 प्रकाशन मिल जाएंगे आपको, पब्लिकेशन पढ़ते जाओ, फिर अंत ही नहीं है। राजस्थान का ही अंत नहीं है, 15 साल पढ़ लो राजस्थान को, ज्योग्राफी पढ़ लो 15 साल राजस्थान को, अंत थोड़ी उसका। कोई भी टीचर पे थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को करो। तो ये अपन ने देख लिया क्या, इसका पूरा का पूरा तटीय प्रदेश का वर्गीकरण पूरा ही देख लिया। अब इन तटीय प्रदेशों पर अगर ये तट है तो इन पर बंदरगाह भी होंगे। कौन कौन से बंदरगाह हैं, कहाँ कहाँ पर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हेडिंग डालो। आप लोग डालो, मैं तो नहीं डाल रहा, लिखो। हाँ हाँ, मैं लिखूंगा यहाँ पर, इसलिए मैं गुस्सा नहीं हुआ। भारत के प्रमुख तटीय बंदरगाह, फिर जगह नहीं बसती ना यहाँ पे। भारत के प्रमुख तटीय बंदरगाह, पिछले 8-10 सालों में बोर्ड का रंग बदलता ही चला गया। पहले काला बोर्ड था, उस पर चौक घिसा करते थे, फिर वाइट बोर्ड आ गया, उस पर मार्कर घिस रहे थे, अब ये आ गया है और इस पर ये घिस रहे हैं। अब पता नहीं क्या ही आ जाएगा। पेन टैप पे प्रोडक्ट देख लिया, इसके बाद क्या करना है। तो भारत के प्रमुख तटीय बंदरगाह हेडिंग डाल लिया, अब समझ लो इसके बाद में। तो अगेन कौन सी लाइन है ये, कर्क रेखा। क्यों बना रहा हूँ वो अब पता लग जाएगा। स्टेट के हिसाब से चलते हैं हम बंदरगाहों पे। तो सबसे पहले पश्चिमी तटीय बंदरगाहों की बात कर लेते हैं। तो गुजरात के 4-5 के नाम याद रख लेते हैं और साथ में देख लेते हैं इनमें से भी कौन सा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर कांदला। अरे नया नाम हो रहा गया इसके, तो ये नए कड़े से हो रखे हैं। क्या है बताओ नया नाम। नहीं, कांडला कांदला तो एक ही है, नया नाम क्या है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और उस वाले का कर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो गवर्नमेंट आ रही है अपने अपने छाप रही। हाँ तो ये कहाँ पे, लेकिन नाम भी तो छोटा सा बनाया है इन्होंने। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे निकटवर्ती बंदरगाह कौन सा है। कांदला, एक क्वेश्चन। दूसरा, पश्चिमी तटीय बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह जो कर्क रेखा पर स्थित है। कांदला। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह। अब ये ज्वारीय बंदरगाह होते क्या है, टाइडल पोर्ट, पहले ये तो पता हो। टाइड तो मैं बता चुका हूँ, ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार क्या होता है, समुद्री जल का चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपने औसत जल तल से ऊपर उठना, ये हो गया ज्वार, और नीचे गिरना भाटा। तो देखो ये जो बंदरगाह है ना, जो कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर और मकर रेखा पर है, पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, वहाँ पर क्या होता है, हाई टाइड की स्थिति आती है, हमेशा उच्च ज्वार आता है। उच्च ज्वार आता है तो पानी आगे तक ज़्यादा आता है, और आगे तक ज़्यादा आता है तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए पीछे भी ज़्यादा ही हटता है। ठीक है, जब वो ज्वार की स्थिति समाप्त होती है, एब की स्थिति होती है, तो इसी वजह से कांदला बंदरगाह का जो मुख्य पोर्ट है ना, वो समुद्र में थोड़ा आगे तक बनाया गया है। क्योंकि कारण ये भाई, यहाँ मान के चलो यहाँ पर ये पोर्ट बना दिया बिल्कुल लैंड पे कि भाई यहाँ पर अभी तो पानी है। दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी समुद्र है वहाँ पर दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, पर डे। दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, और दिन का मतलब 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मान लो जब टाइड की स्थिति थी, ज्वार की स्थिति थी, तो आपने कोई यहाँ पर जहाज है बड़ा, वो यहाँ का पार्क किया हुआ है यहाँ के बंदर पे। अब यहाँ पर जो जहाज आपने पार्क किया, जैसे ही यहाँ से हाई टाइड की स्थिति खत्म हुई और एब की स्थिति बनी, पानी तो पीछे हटेगा, और पानी पीछे हटेगा तो क्या होगा, जहाज तो पानी पे होता है, ज़मीन पे थोड़ी होता है, और ज़मीन पे होता है तो होता थोड़ी है, वो होता है फिर। तो ये वाला मामला है। तो ये ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाहों के फायदे भी है नुकसान भी है।
नुकसान तो ये है, इसलिए थोड़ा सा आगे बनाना पड़ा है इस बंदरगाह को। फ़ायदा क्या है, जब ज्वार आते हैं ना समुद्र से, दोनों काम एक साथ कर जाते हैं। पहले तो एक ही करते थे, अब दो करके जाते हैं। पहला काम क्या करते हैं कि समुद्र के आंतरिक भागों में जो विभिन्न प्रकार के बेशकीमती पत्थर होते हैं उनको बाहर ले आते हैं। कई बार समुद्र में भी तो अंदर गहराई में विभिन्न प्रकार की इवन वनस्पतियां हैं, आंतरिक भागों में जो अलग प्रकार की मछलियां जो ज़्यादा महंगी बिकती है, या कोई भी सी फूड है, समुद्री भोजन है, जो हम वहाँ पर जाकर वो नहीं कर सकते, टाइड उनको खुद ही ले आता है, अपने आप ही यहाँ पर लाकर छोड़ जाता है बहुमूल्य चीज़ों को। और नुकसान क्या है, हमने भी बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें दी है समुद्र को, जैसे कचरा। ईमानदारी वाली बात है, आपको पता हो अगर तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में पूरा का पूरा 13,000 वर्ग किलोमीटर वाले एरिया को पूरे को डंपिंग यार्ड बना दिया गया। डंपिंग यार्ड समझते हो ना, पानी में बीच में दीवार बना दी, सारा पानी निकाल के बाहर पटक दिया और उस जगह में भर दिया हमने क्या, कचरा, और ऊपर से कर दी मिट्टी की लेयरिंग। क्या शानदार काम किया आदमी ने। अब बारी प्रकृति की थी, प्रकृति तो अपन से शानदार ही करती है जब भी करती है। शानदार वाली सुनामी आई और सारा का सारा कचरा कैलिफोर्निया में आ गया, पूरा पूरा कैलिफोर्निया भरा पड़ा है अब कचरे से, कि भाई तुम्हारा तुम संभालो। साफ सीधी सी बात है। तो ये नुकसान और ये फ़ायदा करता है। साथ में हमको जो बंदरगाह है थोड़े से दूर बनाने पड़ते हैं। तो ये पश्चिमी तट पर तो इधर कौन सा, ये वाला टाइडल पोर्ट है, ज्वारी बंदरगाह, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित बंदरगाह है। और राजस्थान के भी सबसे पास बंदरगाह कौन सा है, यही है एक। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मैं बोलता चलूँगा। फिर यहाँ पर हम बात कर ले तो आ जाता है दाहोद, यहाँ पर है भरूच। दाहोद और भरूच को खास तौर पर बोला जाता है केमिकल पोर्ट, रसायन बंदरगाह। तो रसायन तो कहीं पर भी ले जाओ और कहीं से भी ले आओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये दोनों बंदरगाह ऐसे हैं भारत के जिनको मतलब इन पे टैक्स नहीं लगता। जब यहाँ से आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो विदेशों से, तो ज़्यादातर विदेशी जहाज जो इधर गल्फ कंट्रीज से आते हैं ना भाई, इधर वाला तो इधर आके क्या ही करेगा कलकत्ता में लाके, अच्छा वो यहाँ पे उतार के बाय सड़क या बाय ट्रेन ले जाएगा, बाय रोड या बाय ट्रेन। लेकिन मान के चलो इधर मुंबई के आसपास वाले कोई रीजन में छेड़ना है ना, तो इतना पोस्टिंग कम रहती है उसकी कि वो ले दे के कोई भी केमिकल जो बाहर से आते हैं वो इन दोनों पे ही, यहाँ पर ही डिपोर्ट करते हैं उसको। उसका रीज़न क्योंकि यहाँ पर टैक्स नहीं लगता, बहुत बहुत नॉमिनल सा, ना के बराबर टैक्स लगता है। तो ये भारत के क्या कहलाते हैं, रसायन बंदरगाह या केमिकल पोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। एक आधा बंदरगाह और है, उनके बस नाम याद रख लेना, पता लग जाए कौन से स्टेट में। नाम सुना होगा आपने, सोमनाथ, द्वारिका और पोरबंदर। ये सारे के सारे बंदरगाह कहाँ पर है, बेसिकली गुजरात में। ठीक, अब गुजरात से नीचे चले आते तो अगला स्टेट में यहाँ से बना देता हूँ इसको, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहला पोर्ट आ जाएगा। इस पहले पोर्ट का नाम क्या है, मुंबई। मुंबई पोर्ट का नाम क्या है, मुंबई तो शहर है, और मुंबई बंदरगाह भी बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल अनऑफिशियल नाम उसका क्या है, JLN पोर्ट। और पूरा नाम यहाँ पर जो है जयपुर में वही है, जवाहरलाल नेहरू रोड, JLN मार्ग और JLN बंदरगाह एक ही बात है। ठीक, इसी के पास में और इसी को सपोर्ट करने के लिए बना दिया गया ये नावा शेवा। तो नावा शेवा और JLN पोर्ट ये दोनों महाराष्ट्र में। इसके अलावा चाहो तो रत्नागिरी भी लिख लो। तो JLN पोर्ट से क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, JLN पोर्ट से पहला क्वेश्चन बनता है भाई, भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट करता है एग्जामिनर और पूछता है पश्चिमी तटीय प्रदेश या पश्चिमी तट का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह। मतलब तो भाई हुआ जब पूरे भारत का ही व्यस्ततम है तो पश्चिमी तट का तो अपने आप ही हो जाएगा। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह, पश्चिमी तट का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह और पश्चिमी तट का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह। और पूरे भारत का पहला ऐसा बंदरगाह जिसे पूर्णतः कंप्यूटरीकृत किया गया, कंप्यूटराइज्ड किया गया है, वो कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू
बंदरगाह, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहीं से होता है, आज भी यहीं से होता है। तो ये सारा का सारा है, पूरे भारत का सबसे बिजी, पूरे भारत का सबसे बड़ा, पूरे भारत का सबसे ज़्यादा मॉडर्न अगर पोर्ट कोई है तो वो यही है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके बाद बात करते हैं आ जाएंगे गोवा। गोवा में एक तो मारमा गोवा, और इसी के पास में बना है, वैसे नाम वही है, न्यू गोवा, खुद ही छोटा सा है। तो गोवा और मारमा गोवा ये दोनों है कहाँ पर, गोवा में। और मूल रूप से किसके लिए फेमस है, देखो कर्नाटक यहाँ पर पास पड़ेगा, थोड़ा ऊपर से आ जाता है। अगर आप देखोगे तो कर्नाटक से जितना भी ज़्यादा लो अयस्क और लोहा, दोनों, अयस्क का मतलब तो रॉ मटेरियल हुआ, ठीक है, और लोहा, दोनों ही चीज़ का एक्सपोर्ट भारत एक्सपोर्ट करता है, लोहे का इंपोर्ट नहीं करता, याद रखना। आपने खान का नाम सुना होगा, अगर हल्की फुल्की भी इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो खान का नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो लो एस की खान है वो कर्नाटक में पड़ती है, लेकिन नियर बाई पड़ता है उसके कौन सा बंदरगाह, मारमा गोवा बंदरगाह। तो मारमा गोवा बंदरगाह के लिए क्वेश्चन ही इसलिए आता है कि भारत का कौन सा बंदरगाह लोह निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है, मारमा गोवा। और मूल रूप से हम कौन से देशों को भेजते हैं, तो हम जापान को भेजते हैं। इसका रीज़न है, देखो एक नेशनल कैरेक्टर होता है किसी स्टेट का और किसी कंट्री का। जब हम ग्लोबल फिनोमिना में बात करते हैं ना, तो स्टेट ही बोलते हैं कंट्री को। रीज़न ये है कि अभी एक सर्वे आया, आप लोगों को पता होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा पंक्चुअल लोग अगर कहीं के हैं, ऑब्वियसली जापानीज़ लोग हैं, मतलब टाइम के ज़बरदस्त पाबंद। और इतने पाबंद 2 साल, नहीं 2018, अरे अब तो 5 साल हो गए, टाइम को पता ही नहीं लगा। 2018 में इनके जो राजा थे, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम राजतंत्र कहाँ का माना जाता है, जापान का, ठीक है। 2018 में 15 दिन की छुट्टी पहली बार 40 साल के इतिहास में जापान में घोषित की गई। किस चीज़ के लिए, कि भाई नया राजा बदला है, जश्न मनाओ। लेकिन ये इतने एडिक्ट हो रखे हैं काम के कि 2-3 दिन तो ये राजी रह लिए कि हाँ, जैसे अपने दीपावली की छुट्टी वैसे करके मान लो, या गर्मियों की छुट्टियाँ। चौथे दिन आते आते तो हड़ताल कर दी उन्होंने, किस बात पे, सोचो, एक हम हैं, अगर तनख्वाह देते रहे ना, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए सबकी सरकारी। ईमानदारी से पूछो अपने आप से, जाने दो जापान उगाड़ में, क्यों लगना चाहते हो सरकारी नौकरी? सच्चाई पता है ना सबको, सच्चाई पता है सबको, सच्चाई पता है। ये पहली बात, घर वालों ने वो सिखाया, अपनी क्या गलती है? तैयारी कर ले, आराम पाएगा। आराम करने के लिए काम कर रहे हो, सोचो कितने सरकारी कर्मचारी जो इतने डेडिकेट होते हैं। सरकारी कर्मचारी खास तौर पर जो बाबू बनेंगे ना, बाबूड़े, 11 बजे तो ऑफिस पहुंचते हैं। सर्दियों के दिनों में 11 से 11:30 धूप सेकने का टाइम होता है ऑफिस के बाहर, अभी बात कर रहे हैं। और इतना बड़ा ओहदा प्रधानमंत्री का नहीं होता अपने भारत में, जितना बड़ा ओहदा बाबू का होता है, क्योंकि देश तो बाबू ही चला रहे हैं। नीचे ग्राउंड लेवल पे जाके तो वही काम करते हैं। अधिकारी पंक्चुअल हो ना हो चलेगा, बाबू पंक्चुअल हुआ देश नहीं चलेगा। बाबू लेट लतीफ़ होना चाहिए, और बाबूजी का मूड होना चाहिए काम करने का। जन मन नहीं है काम करने का, 70 बहाने हैं भाई, क्या साहब ही नहीं है भाई, मैं कहाँ से कर दूँ साइन, बताओ मेरे साइन करने से क्या हो जाएगा, काम नहीं करना। अब तुम लोग समझ नहीं रहे हो भाई, ऐसे कैसे काम हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है काम। काम करने के तरीके होते हैं, अब और क्या बोल के बता दे हमें तुम्हें, 50 तरीके होते हैं। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, और झूठ नहीं बोलूँगा, दिया है। अब सामने वाला इशारा किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, तुम्हें कि इसको लेके जाओ खोपचे में, फिर वहाँ पे बात करते हैं। तो ये वाली बात है। इसलिए हम सरकारी नौकर बनना चाहते हैं ताकि काम ना करना पड़े। बड़ी अजीब सी स्थिति है। मैंने ज़िंदगी में आज तक 3 बार RS प्री का एग्ज़ाम दिया, तीनों बार मेंस में बैठा, एक बार इंटरव्यू में बैठा, उसके बाद आज तक कोई सरकारी एग्ज़ाम मैंने दिया ही नहीं। बात इतनी सी है कि इतना भरोसा अपने आप पे था कि कुछ तो अपने आप के साथ बेहतर कर ही लूँगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ आप लोगों की, शायद मैं बुराई कर रहा हूँ आप लोगों की, मतलब ठीक है पर अगर
सरकारी नौकरी लग जाओ ना, ईश्वर करे लग जाओ, तो अपनी नौकरी के प्रति ईमानदार रहना। क्योंकि एक बार खुद सोच के देखो, जो आदमी अपने काम का, अपने धंधे का, जो उसके उसको पालेगा, उसके परिवार को पालेगा, 3 पीढ़ियां तारते हो आप जब सरकारी नौकरी लगते हो। पहली बात, खुद का पूरा जीवन एक इकोनॉमिकली तो कम से कम स्टेबल हो गए ना। पैसे को लेके आपको कोविड में लाखों नहीं, भारत में करोड़ों लोगों की जॉब गई है, आप एग्री करोगे इस चीज़ से, करोड़ों की भारत में तो। लेकिन सरकारी वालों की तनख्वाह परमानेंट आती रही है। दूसरी बात, जब आप नौकरी लगते हो, मजाक मस्ती वाली बात अपनी जगह है। देखो, हम सब जिन घरों से आते हैं, औसत दर्जे के घरों से आते हैं, और औसत से भी निम्न से भी आते होंगे शायद। भाई जिन घरों से आते हैं ना, अभी रीट का रिजल्ट आया, फिर कोई और रिजल्ट, फिर कोई और रिजल्ट, फिर कोई और रिजल्ट, आते हैं सबके रिजल्ट। घर वालों और घर वाले सुनते हैं। चिंता खुद की खुद कर लो, बाकी पड़ोसी और रिश्तेदारों ने तो ठेका ले रखा है चिंता का तुम्हारी। सबसे पहले यही पूछेंगे, भाई आपका क्या हुआ, बच्चे क्या हुआ, साहब क्या हुआ, लड़के का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वही सवाल। और उन्हें पता है कि नहीं हुआ, इसीलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन होगा ना, जरूरत नहीं पड़ेगी पूछने की। ये तो वो खबर होती है जो जंगल में आग की तरह फैलती है। ऐसे गांव को पता लगेगा पूरे को कि साहब फलाने की चोरी का हो गया, कि चोरी का हो गया, ऐसे ही पता लग जाएगा। किसी को मत बताना, दुनिया ही बता देगी आपस में कि उसका हो गया। और जब तक नहीं होगा, पूछेंगे क्या हुआ आपका, नहीं हुआ साहब बच्चे, अरे साहब अब आप जानते हो आजकल तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, अब कहाँ होता है। मेहनत नहीं की हमने, और वहाँ बैठे बैठे बेइज्जती हो गई माँ बाप की। उनकी क्या गलती भाई? या तो उनकी ये गलती कि उन्होंने विश्वास करके आप लोगों को यहाँ पर बिठाया, ये गलती हुई फिर तो। और देखो, एक गलत फहमी में कभी मत रहो कि माँ बाप को पता नहीं है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मैं पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, जिस आदमी को पैदा ही तुम्हारा बाप किया है ऊपर वाले ने, तुमको ये गलत फहमी हो सकती है कि नहीं मैं दे दूंगा गोली, मत पालो, वो बाप है तुम्हारा। डायलॉग मारते हो ना कि ये बाप है तेरा और मैं बाप हूँ तेरा, वो तुम्हारा जैविक पिता है, तुमको बेहतर तरीके से जानता है। क्यों उनको धोखा देना यार? और उनको कहाँ तक धोखा दे लोगे, अंत में वो धोखा अपन पे खुद पे आके पड़ता है। बताने वाली बात नहीं, सब समझते हो, पर उनकी बेइज्जती हो जाती है अपने नाकारापन की वजह से यहाँ पर। और तीसरी बात, अगर नौकरी लग जाओगी, 3 पीढ़ियाँ कैसे तारते हो? जिस दिन नौकरी लगेगी ना, आप लोग अच्छी तरह जानते हो, आपके पिताजी माँ बाप की 5 साल की उम्र बढ़ा दोगे अपने में ही, खुशी से ही बढ़ जाएगी उम्र। इस उम्र में, जिस उम्र में आपके पेरेंट्स हैं ना, तो तकरीबन तकरीबन 50 साल की एज सबके पेरेंट्स की होगी, मोटे मोटे तौर पर, 5 साल कम की ज़्यादा, पर ये सबकी होगी। अब उनको भावनात्मक सपोर्ट की ज़रूरत होती है इस उम्र में कि नहीं यार ठीक है, बच्चा सेट हो जाए, कहीं चोरी की नौकरी लग जाए यार। वही चीज़ चलती है सबके दिमाग में। जिस दिन नौकरी लगेगी ना, खुद ही आगे जा जाके बताएंगे, सभी को बता देंगे, वो वैसे ही राज़ी हो लेंगे। क्या ही दे दोगे उनको, और नहीं दोगे तुम उनको, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिखा लो मेरे से। कहने वाली बातें होती है कि मैं ज़िंदगी भर माँ बाप को पालूंगा, कोई किसी को नहीं पालता, पर वो फिर भी, और वो जानते हैं इस बात को कि नहीं पालेंगे हमें, फिर भी राज़ी रहते हैं। 50 रुपये जेब में से ऐसे गिरते हैं ना, किसी रोड पे 3 चक्कर काटोगे कि मिल जाए तो अच्छा है यार, काटते हो। वही माँ बाप होते हैं, 10,000 रुपये महीने का खर्चा होता होगा, 5 का तो होता होगा पूरे महीने का, हवा पानी पे तो जिंदा हो नहीं, कोचिंग का भी खर्चा होता है। जब नहीं पढ़ रहे होते तो भी उनको पता होता है कि नहीं पढ़ रहा है, नाली में डालते हैं 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 रुपये जो भी, और जानते हुए डालते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा इसका, इस बार नहीं हुआ अगले बार हो जाएगा। कई बार मम्मी बचाव में आ जाती है, कई बार पिता फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, देखा होगा आपने, कई बार गुस्सा आते हो, यार पढ़ता नहीं है तो यार उसका भी हो गया यार इसका भी हो गया, बोल देते हैं गुस्से में, पिता है। एक चीज़ याद रखना भाई, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, क्योंकि मेरे खुद के फादर शिक्षक रहे हैं और मेरे क्लास टीचर भी रहे हुए हैं, लेक्चरर ही थे इंग्लिश के, बाद में प्रिंसिपल बने। तो अपनी तो मतलब क्लास में ही जेंटल मसाज हो जाती थी जब मर्जी पड़े उनकी, अपन तो फिर सरेंडर ही थे। तो एक चीज़ याद रखो हमेशा कि अगर ये चीज़ हो रही है ना कि माँ बाप या ये वक्त गुजार रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो खुद के साथ में, क्योंकि ये टाइम निकल जाएगा फिर, मतलब नहीं है। मैं कोई ऐसी नई चीज़ नहीं बता दे रहा हूँ जो तुम लोग नहीं जानते, सब जानते हैं। फिर बेवकूफ़ी क्या है? फिर क्या बेवकूफ़ी है भाई? जानते हैं, लेकिन दिक्कत वही आ जाती है कि 2 रोटी खाने के बाद जाना नहीं जाना बराबर हो जाता है, फिर रोटियां काम करती है। थोड़ा समझ जाओ, ठीक है? बुरी बात नहीं है, 3 पीढ़ियाँ ऐसे, आपकी लाइफ सेट, आने वाले भी गाड़ी नहीं देंगे कि
कि मैया बाप पढ़े नहीं ढंग से, अब हमको ये काम करना पड़ रहा है। और अपन से एक पीढ़ी ऊपर पेरेंट्स कम से कम, ईश्वर करें वो 100 साल के हों, चिरायु के दुनिया छोड़े, पर जब भी जाएंगे कम से कम ये संतुष्टित रहेंगे, बच्चे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, ठीक तरीके से अपना जीवन यापन कर लेंगे। एक नौकरी 3 पीढ़ियाँ, अब तो कर लो, इतना ही मोटिवेट कर पाऊंगा, आ जाओ, इससे ज़्यादा हो भी नहीं पा रहा मैं मोटिवेट। नौकरी अगर कर ही रहे हो तो नौकरी के प्रति ईमानदार रहना। जो आदमी अपने काम का सगा नहीं हुआ, किसका सगा हो जाएगा? 5 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की, जितने भी घंटे की नौकरी होती है, वो काम ही करना, और वही काम करना जो करना चाहते हो और जिस काम के लिए लगे हो। पैसे ही कमाने के लिए कि महीने की तनख्वाह आ जाए 30 तारीख को, 31 तारीख को, 1 तारीख को वो जो चमकता है ना कि इतने अमाउंट रुपये क्रेडिटेड और डेबिटेड अपना हो गया, बस इसलिए तो लगे थे, तो बात अलग है। बात बाकी ईमानदारी से काम करना व्यक्तिगत राय ये है। अगला स्टेट कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक में एक तो ये अपन ने लिख लिया मंगलुरु, मछली उत्पादन के लिए खासा प्रसिद्ध है मंगलुरु, और मंगलुरु को ही सपोर्ट करने के लिए बना दिया गया है न्यू मंगलुरु। और एक तटीय प्रदेश है, बीच है, इसका नाम है मालपे। एक और है करवाड़। ये सारे के सारे कहाँ पर आ जाते हैं? कर्नाटक। इसके बाद अगला यहाँ केरल के लिख लो, केरल के इंपॉर्टेंट है 2-4। एक तो लिखो, देखो वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। लेकिन जब आया था तो कौन से बंदरगाह पर आया? कालीकट। कहाँ है कालीकट? पूरे भारत में खोज लो, मिलेगा नहीं, क्योंकि नाम बदल दिया है। इसका नाम है ये। अब कोझिकोड, इंग्लिश में प्रोनाउंस करेगा कोझिकोडे, कोझिकोड या कोझिकोड, सो के एक ही बात है। फिर यहाँ पर कोची, अभी बताया मैंने। यहाँ पर त्रिवेंद्रम। ये पढ़ते हैं कहाँ पर? केरल में। हैं और भी, बट ठीक है, मतलब मैक्सिमम तो मैक्सिमम यही है। केरला का सबसे बिजिएस्ट जो पोर्ट है वो ऑब्वियसली कौन सा होगा? त्रिवेंद्रम होगा। सो ये सारे के सारे कहाँ पर हो गए? पश्चिमी तट के। अभी आ जाते हैं पूर्वी तट पे। पूर्वी तट की बात करेंगे तो इधर ये कर्क रेखा आ रही है, यहाँ कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली, हुगली नदी। तो ये हो गया कोलकाता। और क्वेश्चन अगेन 2 बन गए। पहली बात तो पूरे पूर्वी तटीय प्रदेश का बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। पता नहीं मैंने तुम लोगों की बात बोल तो दी, पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में चल रही है कि नहीं चल रही है, पर मुझे मेरे दिमाग में चल रही है जब से मैंने बोली अभी 5 मिनट पहले से बात। यार जब रिजल्ट आता होगा ना, और जब तुम लोगों का नहीं हुआ होगा, पेरेंट्स से कैसे बीती होगी पता नहीं। मतलब मुझे क्यों बुरा लग रहा है तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, पर लग रहा है यार हमारे बच्चे का भी हो जाता तो अच्छा रहता। पता ही नहीं, मतलब पर लग रहा है तो बोल दिया मैंने। सोचना थोड़ा सा इस बारे में, पेरेंट्स के बारे में सोच लो यार थोड़ा सा, ठीक है? चल रही है दिमाग में बात तो मैंने बोल दी बस, ठीक है? उस चीज़ का आप अदरवाइज मत लेना। मेरे अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो मैं आगे से बोलूँगा भी नहीं कभी, पर वो बस लगा कि मेहनत करते हैं और वो लोग आप लोगों से ज़्यादा ही मेहनत करते हैं आपके लिए। अंत में इस उम्र का आदमी 45, 50, 55, 60 साल का आदमी आप ही लोगों के लिए करता है मेहनत, अपने बच्चों के लिए ही करता है। अकेले आदमी को क्या ही ज़रूरत होती है, कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है? वो गाँव में रहते हैं, 5,000 रुपये महीने में खर्चा चला लेंगे। सोच लेना एक बार, ठीक है? चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं कोलकाता। कोलकाता के बाद में एक यहाँ पर आपने नाम सुना होगा, गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र पे भी बंदरगाह बनाया गया, उसका नाम है हल्दिया। और यहाँ पर एक बना दिया गया डायमंड हार्बर। तो देखो कोलकाता के बारे में 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो कोलकाता पूरे पूर्वी तटीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट पोर्ट है।
पूर्वी तट की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल में तो कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन वो पश्चिमी तट पर है। अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछे कि पूरे पूर्वी तटीय प्रदेश का सबसे बिजिएस्ट मोस्ट पोर्ट कौन सा होगा, तो ये ही हो जाएगा वो। तो ये तीनों के तीनों बंदरगाह कहाँ पर हो गए, पश्चिम बंगाल में हो गए, राइट। इसके बाद यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा पुरी। पुरी मतलब जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ नाम नहीं है वैसे तो, पुरी ही है पोर्ट का नाम। तो कहाँ पर पड़ेगा। उसके बाद एक और बंदरगाह का नाम दिमाग में कुड़बुड़ कुड़बुड़ तो कर रहा है, आ नहीं रहा है दिमाग से बाहर। कौन सा नहीं याद, फिर फालतू में क्यों कंटेंट देना बच्चे को, बिना मतलब लोड ही पड़ता है दिमाग। बता देंगे आगे। यहाँ पर देखते हैं अब हम तीन बंदरगाह, इन तीनों बंदरगाहों को रट लेना। आरएस में भी एग्जैक्ट क्रम पूछा जा चुका है। पहले है मछलीपट्टनम, फिर है वाइजैग मतलब विशाखापट्टनम या पत्तनम। भाई प्राचीन काल में पत्तन बंदरगाह को बोलते थे, तो ये अभी भी संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड है। और एक है काकीनाड़ा। देखो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तो कौन सा है, विशाखापत्तनम। और हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पढ़ी थी जब हमने अक्षांश और देशांतर, स्पेशली जब देशांतर पढ़े थे। कौन से बंदरगाह से होकर गुजरती है, काकीनाड़ा बंदरगाह से होकर गुजरती है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रख लेना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और अभी इससे नीचे चले जाएं, पारादीप, एग्जैक्टली पारादीप ही है। ये बस दो काफ़ी है यहाँ पर, ओडिशा। अब यहाँ पे आओगे, यहाँ जैसे काकीनाड़ा से नीचे आते हैं तो एक तो आ जाएगा चेन्नई। चेन्नई को लेके क्वेश्चन क्या आता है, दो क्वेश्चन आते हैं चेन्नई। पहली बात तो भारत का प्राचीनतम बंदरगाह है चेन्नई, और दूसरी बात क्या है, दूसरा ये कि ये जो चेन्नई है ना, ये किस प्रकार का बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। दो चीज़ों को डिफरेंशिएट करके चलना। एक मैं बोल रहा हूँ मॉडर्न, आधुनिक, तो वो मतलब थोड़ा सा मॉडर्नाइज है। कृत्रिम का मतलब है प्राकृतिक नहीं है, बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, मॉडर्न तो वही है, ये कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। तो कृत्रिम कैसे बना दिया गया बंदरगाह, जो इसकी गोदी है, गोदी बोलते हैं भाई ज़मीन को हटाकर, वहाँ जैसे ज़मीन को हटाते जाओगे समुद्र के किनारे तो पानी अपने आप वहाँ तक पहुँचता जाएगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पर से लगभग 500-600 मीटर आगे तक समुद्र को हटाकर वहाँ पर हैंगर बना दिया गया, मतलब गोदी बना दी गई जहाँ पर जहाज़ों को पार्क किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह। इसके नीचे आ जाएगा एन्नौर। एन्नौर भारत का पहला ऐसा बंदरगाह जो PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाया गया बंदरगाह है। ठीक है, इसके अलावा तो फिर इतना इम्पोर्टेंट तो कुछ यहाँ पर आ नहीं जाता है। एक अपना यहाँ हो जाएगा रामेश्वरम, और ऑलमोस्ट साउथ में हो जाएगा यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। पर कन्याकुमारी ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदरगाह नहीं है, मतलब तो लोगों ने इसको पिकनिक स्पॉट टाइप बना दिया। इनके बारे में और कल मैं डिटेल में एक बार आपको बता दूंगा, पर ये बना एक बार आज लो आप लोग ना, मतलब डायग्राम आज बना लो, इस पर बात कर लेंगे अपन कल।